नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 2 जनवरी 2025 का है। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड होता है, जो सेंट्रल एक्ट के तहत कोई केस रजिस्टर्ड होता है, तो इसमें जो परमिशन है स्टेट गवर्नमेंट से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा इशू ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई भी स्टेट बाइफर्केशन होती है, मींस कोई 2 स्टेटों का गठन होता है, जब स्टेट डिवाइड होती है, तो उससे पहले के जो लॉज हैं वो जो स्टेट्स बनती हैं बाइफर्केशन के बाद, तो वो लॉज उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे जब तक कोई मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट ना किया जाए। तो इस केस में भी ये देखने को मिला कि जो यहाँ पर 2 रिस्पोंडेंट्स थे, अलग अलग केसेस में उनको ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ था। उन्होंने प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में कि सारी जो प्रोसीडिंग्स है वो विशिएटेड है, खराब है, क्योंकि परमिशन जो है वो नहीं ली गई, कंसेंट जो है वो नहीं ली गई और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आगे अपील डाली थी, तो हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये केस। और देखिए, ये स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर थी 10737/2023, ठीक है। और जो क्रिमिनल अपील ऑफ 2024 है, ये स्टेट जो है वो अपीलेंट है और रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट है। इनके ऊपर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर चैलेंज किया गया था और यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस में रजिस्ट्रेशन हुई थी, FIR रजिस्टर्ड हुई थी। ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन का जो मैटर था कि बताया गया था कि 10,000 या 15,000 का जो अमाउंट था उन्होंने मांगा था किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो इसके बेसिस पे एक FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी। और इसके कंटेंट्स के ऊपर हम थोड़ा सा चलते हैं, फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं क्या था ये, और फैक्ट्स के ऊपर हम चलते हैं। देखिए, हाँ, तो देखिए यहाँ पर बताया कि जो पहले रिस्पोंडेंट है उनके ऊपर रजिस्टर्ड हुई थी सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो एलिगेशन थी कि वो एक अकाउंट्स असिस्टेंट है, वो एक सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, एक आंध्र प्रदेश में जगह डिस्ट्रिक्ट है गुंटाकल, वहाँ पर ये कार्यरत थे। उन्होंने अपनी ऑफिस की जो पोजीशन थी उसको अब्यूज किया था, तो उन्होंने 15,000 रुपए की इलीगल ग्रेटिफिकेशन थी वो मांगी थी एक कंप्लेनेंट से, और कि एक फेवरेबल जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्स हैं वो करने के लिए। और दोनों केसेस में जो 2 केसेस थे, एक केस का तो यहाँ बताया गया, एक दूसरा एक और केस 2 थे, एक और रिस्पोंडेंट थे, उनके बारे में जो पहले रिस्पोंडेंट है उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर भी सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो मुकदमा था वो रजिस्टर्ड हुआ था। और वो एक सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे थे, फर्स्ट रिस्पोंडेंट, सेंट्रल एक्साइज पे, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो एलिगेशन थी कि उन्होंने 10,000 रुपए की इलीगल ग्रेटिफिकेशन मांगी थी कंप्लेनेंट से, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, ताकि वो एक लाइसेंस जो है सरेंडर सर्टिफिकेट का वो इशू कराने के लिए। तो दोनों रिस्पोंडेंट के अलग अलग केसेस थे वो रजिस्टर्ड हुए थे। फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी और FIR रजिस्टर्ड, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल स्पेशल जज CBI हैदराबाद। तो यहाँ पर इन कोर्ट में जो चार्जशीट थी वो फाइल की गई। और तो जहाँ पर बताया कि जो अलग अलग तरीकों में जो है वो केसेस थे वो फाइल किए गए थे। जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के ऊपर वो केस था वो 28 दिसंबर 2017 को हुआ था, सेकंड रिस्पोंडेंट के ऊपर 29 मार्च 2018 को हुआ था। और कोर्ट ने कॉजन्स लिया था पहले केस में 16 जुलाई 2018 को, और फाइल नंबर CC नंबर ये बताया है। और लेटर केस में जो हुआ था वो 3 अगस्त 2018 का था, वो CC नंबर 6/2018 था, पहले वाले का CC नंबर 2/2018 था। और उसके बाद 28 मार्च 2019 को CBI ने अपना पॉलिसी डिवीजनल ऑर्डर था उसमें रीडिफाइन की थी ज्यूरिस्डिक्शन को। CBI की जो ज्यूरिस्डिक्शन थी एंटी करप्शन ब्यूरो की हैदराबाद की और विशाखापट्टनम की जो ब्रांचेस थी वो इशूड की थी। तो
तो ये ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन किया था एक एसीबी हैदराबाद और विशाखापट्टनम को, एंटी करप्शन ब्यूरो की हैदराबाद और विशाखापट्टनम की जो ज्यूरिसडिक्शन थी डिफाइन की थी। और इसके बाद हाई कोर्ट जो तेलंगाना थी उन्होंने अपने एक आरओसी निकाला था जो जिसमें नोटिफिकेशन था जो कि ज्यूरिसडिक्शन का था। 4 रेल सीमा की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की निकाली थी, जिसमें कर्नूल का नाम था, कडप्पा, चित्तूर का और अनंतपुर का था, जिसमें और उनका जो इंक्लूजन था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीबीआई कोर्ट विशाखापट्टनम, जिसमें डिलीट कर दिया था जो कि सीबीआई कोर्ट्स ऑफ हैदराबाद की इस ज्यूरिसडिक्शन से डिलीट करके सीबीआई कोर्ट्स विशाखापट्टनम में कर दिया था। यार ये एक हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का आरओसी नंबर आया था। अब मैं बताया कि एक आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2014 का, जिसमें स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को बाइफरकेटेड जियोग्राफिकली डिवाइड कर दिया था, मींस 2 विभाजन कर दिया गया था। 2 स्टेट्स बनी थी, जिसमें से एक स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश थी और एक स्टेट ऑफ तेलंगाना थी। और दोनों स्टेट्स का बर्थ हुआ था और बाइफरकेशन होने की वजह से, और लेकिन जो हाई कोर्ट थी आंध्र प्रदेश की थी वो दोनों स्टेट्स की कॉमन थी टिल दिसंबर 2018 का। और पॉजिटिव इंसिडेंट था जिसकी वजह से एक एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी फर्स्ट रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, एक फॉर्मल अपील जो थी वो एक कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में थी, और दूसरे केस में जो एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी वो अनंतपुर की डिस्ट्रिक्ट पे थे। मींस दोनों रिस्पोंडेंट्स के ऊपर अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड हुई थी। एक कर्नूल की डिस्ट्रिक्ट पे रजिस्टर्ड हुई थी फर्स्ट रिस्पोंडेंट के, दूसरे रिस्पोंडेंट के ऊपर एक अनंतपुर पे डिस्ट्रिक्ट हुई थी, लेकिन दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश के अंदर आती थी। और जब बाइफरकेशन होने के बाद भी ये डिस्ट्रिक्ट्स थी वो आंध्र प्रदेश के अंदर ही आती थी। और जैसे नोटिस किया था कि दोनों एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हैदराबाद में, जो कि एक तेलंगाना स्टेट में आता था सीबीआई द्वारा। और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हुई थी तब सीबीआई ने जो उनकी जो फाइनल रिपोर्ट्स थी वो फाइल की थी कोर्ट्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेशल जज सीबीआई केसेस हैदराबाद, और कोर्ट ने कॉजेंस लिया था फाइनल रिपोर्ट के आधार पे, और फिर इसके ऊपर सीसी नंबर था वो बनाया था, जैसे कि 2 पहले जो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में था सीसी नंबर 2/2018, दूसरे रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में था सीसी 6/2018। और अब यहाँ पे बताया कि एक आरओसी इशू हुआ था हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आरओसी इशू हुआ था, उसमें केस था वो ट्रांसफर कर दिया था सीबीआई का, जो कि पर्टेन करता था कर्नूल, कदप्पा, चित्तौड़पुर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो रायलसीमा रीजन के आते थे आंध्र प्रदेश, ये सब चले गए थे कोर्ट ऑफ स्पेशल जज ऑफ सीबीआई केसेस एट विशाखापट्टनम। तो मींस आरओसी जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने दिया था, तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स के थे जितने भी केसेस थे वो एक सीबीआई की जो विशाखापट्टनम की थी वहां पर उनको ट्रांसफर कर दिया था। अब दोनों केसेस ट्रांसफर्ड हो गए थे, उनका री नंबर्ड फिर से किया गया। पहले 2/2018 था, उसको बना दिया गया 35/2020 का, और दूसरा 6/2018 था, उसको वो सीसी केस नंबर बन गया 37/2020 का। फिर इसके बाद जीओएमएस नंबर इशू हुआ, जो मींस होम डिपार्टमेंट था उसने इशू किया था, जो कि 9 जनवरी 2020 को। इसमें सेकंड जो स्पेशल जज थे सीबीआई केसेस के, उनको शिफ्ट कर दिया गया था कर्नूल में। तो इसके बाद फिर से जो सीसी नंबर था वो रजिस्टर बदला गया। अब सीसी नंबर जो था 13/2022 का हो गया, और दूसरा जो सीसी नंबर 37/2020 था वो अब सीसी नंबर बन गया 15/2022 का। अब ये फाइल पे आ गया था कोर्ट ऑफ स्पेशल जज फॉर सीबीआई केसेस कर्नूल। अब इन सर्कमस्टांसेस पे जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने जो हैं उन्होंने एक जो कि रिस्पेक्टिव अक्यूज थे सीसी 13/2022 का और सीसी 15/2022 का, उन्होंने रिट पिटीशन थी वो मूव की थी, और उसके बेसिस पे कॉमन जजमेंट आई थी। माननीय हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल 2023 को एक कॉमन जजमेंट जो थी वो बताई थी। अब ग्राउंड्स क्या रेज किए थे वो यहाँ बताया है, और पहले अब दूसरे इशू भी बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर भी डिस्कस किया है। कहा कि जो बाइफरकेशन हुई थी 2014 में, लेकिन अब यहाँ पे बताया कि जो गवर्नमेंट ने जब अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की, तो 1990 में 14 मई 1990 में एक उन्होंने एक जनरल कंसेंट ली थी, जनरल कंसेंट दी थी जो इन्वेस्टिगेशन ताकि सीबीआई कर सके इस पूरे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। अब वो जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें जनरल कंसेंट दी थी वो दी गई थी सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। दिल्ली स्पेशल पुलिस स्पेशल एक्ट जो बनाया गया है डीएसपी एक्ट के तहत इनको दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन इंटायर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ताकि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफेंसेस हैं जो बताए गए। अब कोर्ट ने कहा हम इस इम्पैक्ट को हम बाद में डायलेट करेंगे। और अब यहाँ बताया कि जो रिट पिटीशन थी वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने फाइल की थी,
और कहा था कि रिट ऑर्डर जब मैडानमेस इशू कर दिया जाए, जो सीसी नंबर जो था सो जो 13/2022 था, जो पेंडिंग था सेकंड एडिशनल स्पेशल जज सीबीआई विशाखापट्टनम में, वो इलीगल है, उसे क्वैश कर दिया जाए। कंटेंशन क्या थी, ग्राउंड्स क्या बताए थे? ग्राउंड्स ये बताया था कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास हुआ था 2014 में, और 2 जून 2014 को दोनों स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हुई थी, जिसमें बाइफरकेट की गई थी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को, जिसको बना दिया गया था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड स्टेट ऑफ तेलंगाना। उस सर्कमस्टांसेस पे सीबीआई को जो रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेट किया एफआईआर को, और जो चार्जशीट फाइल किया, तो कहा था कि वो लिमिट्स में थी, न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के दायरे में आती थी। ऐसे में परमिशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की आवश्यकता होती है एज पर द प्रोविजन ऑफ डीपीएससी एक्ट के तहत। और फर्दर एक कंटेंशन रही कि जो सब्जेक्ट एफआईआर जो रजिस्टर की है सीबीआई एसीबी ने, वो हैदराबाद एंड तेलंगाना में, और जो कि अलेज्ड ऑफेंसेस जो हुए हैं एफआईआर के, वो हुए हैं कर्नूल और अनंतपुर में, और जो कि अभी भी आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ऐसे में जो डेट्स हुई हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, और कोई परमिशन जो एक्सप्रेस जो परमिशन थी अंडर सेक्शन 6 ऑफ डीपीएससी एक्ट के तहत कि रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसे में कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो इस ग्राउंड्स पे आधार पे जो इंटायर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जशीट जो फाइल की गई है वो विशिएटेड है, और कोर्ट की जो हैदराबाद की जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो एंटरटेन कर सके। फर्दर ये भी कंटेंशन दी कि प्रिवेंशन कन्वेंशन एक्ट में कि स्पेशल नोटिफिकेशन जो है इश्यूड होता है, चाहे वो स्टेट करे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, एक जज को डेजिग्नेट किया जाता है ताकि ऑफेंसेस जो हैं उसको ट्राइड किए जा सकें अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। और ये कंटेंशन रिट पिटिशनर और फर्स्ट रिस्पोंडेंट की ये थी कि दिसंबर 2017 तक गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने कोई कंसेंट नहीं दी थी कि प्रोसिक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को जो प्रोविजंस ऑफ पीसी एक्ट के दायरे में आते हैं, और स्पेशल कोर्ट फॉर सीबीआई केसी हैदराबाद को ऐसे एंटरटेन नहीं कर सकती थी जो केस अगेंस्ट में हुआ है। तो इसमें सेम रीजंस पे ना तो सीबीआई कोर्ट है ना ही हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो केसेस को ट्रांसफर करे टू दी सीबीआई विशाखापट्टनम। तो ये रेलिवेंट इवेंट्स थे और जो कि बताए गए थे, और अब कहा कि हाई कोर्ट ने फेवर कर दिया ऑर्डर दोनों रिस्पोंडेंट को। अब कहा कि हम स्क्रूटनी करते हैं जजमेंट की, वो निकल के ये आता है हाई कोर्ट ने रिव्यू किया था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, और ये कहा कि जो ट्रांसफर हुए हैं केसेस फ्रॉम एडिशनल सीबीआई कोर्ट विशाखापट्टनम से कर्नूल, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस जो कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है, और कहा कि इस फाइंडिंग्स को चैलेंज नहीं किया गया था, तो इसलिए हम इसको नहीं डील करेंगे। लेकिन जो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हाई कोर्ट ने कंसिडर किया था क्वेश्चंस को कि क्या जो कंसेंट है, लैक ऑफ कंसेंट की वजह से, लैक ऑफ नोटिफिकेशन की वजह से जो स्पेशल कोर्ट हैं जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत बनी है, तो क्या उस रूट मैटर पर जाते हुए कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विशिएट होती हैं क्या? तो वो दोनों क्वेश्चंस का आंसर था वो अफर्मेटिव था कि हाँ, कहा कोर्ट ने कहा कि ये जो दोनों प्रोसीडिंग्स थी वो विशिएट होती हैं, मींस खराब हैं दोनों प्रोसीडिंग, तो इसलिए उन दोनों रिस्पोंडेंट्स की रिट पिटीशन थी अलाउ कर दी, और कहा कि जो चार्जशीट थी वो विशिएटेड थी क्योंकि कंसेंट नहीं थी स्टेट ऑफ तेलंगाना की सीबीआई को कि तो वो रजिस्टर करे और एफआईआर करे और कंडक्ट करे इन्वेस्टिगेशन को। तो दोनों पक्षों को सुना, और सुनने के बाद हम यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो इवन अगर बाइफर्केशन भी हो जाती है आंध्र प्रदेश की, तो जो एसपी जो सीबीआई हैदराबाद है और सीबीआई जो है उस एसपी सीबीआई हैदराबाद को उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी आइडेंटिटी थी स्पेशल पुलिस फोर्स की। तो एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलबीर सिंह की, और ये भी कंटेंशन दी गई थी कि हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया कि जो डेट हुई थी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की, वो कैप्शन अपील थी, उसमें कंसेंट की आवश्यकता होती है जो कि सेक्शन 6 ऑफ प्रोविजंस ऑफ डीपीएससी एक्ट कहता है, डीएसपी एक्ट कहता है। और ये सब कंटेंशंस दिए गए थे, और आपको दोनों पक्षों को सुना, राइवल सबमिशन सुना। अब यहाँ पर पहले कोर्ट ने कहा कि हम स्कैन करते हैं इम्पिंच जजमेंट को और रीजंस पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट किस तरीके से कंक्लूजन पे आ गया कि एफआईआर रजिस्टर करना और चार्जशीट फाइल करना वो विशिएटेड है। तो कहा कि ये कंसिडरेशन जो रिवील करता है कि हाई कोर्ट ने कंसिडर किया था क्वेश्चन को
क्या सीबीआई के पास पावर है कि वो रजिस्टर कर सके एफआईआर को और इन्वेस्टिगेट कर सके ऑफेंसेस को रिस्पोंडेंट नंबर 1 के केस में जो अपील्स थी, और क्या एफआईआर जो ऑफेंसेस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हैं वो उसे रजिस्टर किया जा सकता है हैदराबाद में इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, जबकि अलेज्ड ऑफेंसेस जो हुए हैं वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में हुए। और रीजन ये था कि क्या सीबीआई कोर्ट जो तेलंगाना में है उनकी जुरिस्डिक्शन है कि वो ऑफेंसेस को ट्राइड कर सके इन रिस्पेक्ट जो अलेज्ड ऑफेंसेस जो हैं वो उस प्लेसेस पे हुए हैं जो कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आते। और हाई कोर्ट ने अब इंटरप्रिटेशन निकाली थी सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, जो डिसीजन आया था कोर्ट का सीबीआई एएचडी पटना वर्सेस ब्रजभूषण दास का। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि जो उस कोर्ट में ये बताया था कोर्ट ऑफ स्पेशल जज हैं सीबीआई केसेस के, उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो ट्राई कर सके ऑफेंसेस को जो केसेस में हुए हैं प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। हाई कोर्ट ने इस कंक्लूजन पे भी आ गए थे कि कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती जो प्रोविजंस बनाए हुए हैं सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट के तहत कि रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेट करे ऑफेंसेस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जब एफआईआर डेट जो रजिस्टर्ड होती है इन द वन हैंड। तो अभी जजमेंट को देखने के बाद यहाँ पर कोई कुछ जजमेंट के रेफरेंसेस भी दिए गए हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोनों की सबमिशन सुनने के बाद अभी कोर्ट ने क्या अपना फैसला दिया उसको हम देखते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कोर्ट ने बताया था कि एक जजमेंट आई थी कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स रांची वर्सेस स्वर्ण रेखा कोल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी केस मिलता जुलता था, लेकिन अब उसमें ये बिहार की स्टेट का था क्योंकि आंध्र प्रदेश की स्टेट का तो 2014 का था, ये बिहार की स्टेट का था। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 2000 का। तो यहाँ पर ये कंटेंशन ये दी गई थी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो लेजिस्लेशन है वो उसे कंस्टिट्यूट करना चाहिए इन द लाइट ऑफ अनयूजुअल सिचुएशन जो क्रिएट की गई है, एक नई स्टेट जो बनती है और ऑब्जेक्ट साउट टू बी अचीव्ड। तो उस केस में भी ये बताया था कि जो सेक्शन 6 और 3 ऑफ एपी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और जीओएमएस ऑर्डर जो इशू हुए थे उन सब के ऊपर यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे, उस सब का रेफरेंस दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर कहा कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन निकाला जाए तो ये निकल के आता है कि हाई कोर्ट ने एरर कर दी थी इस ग्राउंड पे कि कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ था स्पेशल कोर्ट थी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई कोर्ट को। तो अब यहाँ बताया कि जितने भी लॉज होते हैं वो लॉज जो है वो एप्लीकेबल होंगे अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को जो थे 1 जून 2014 को, वो कंटिन्यू टू अप्लाई किए जाएंगे जो नई स्टेट्स बन के आएंगी। तो इससे पहले जो भी जो लॉ बने हुए थे कोर्ट ने कहा कि वो सब एप्लीकेबल होंगे जब नई स्टेट्स को बनेगी। अब वो नई स्टेट्स कौन सी बनी थी? स्टेट ऑफ तेलंगाना और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जब वेरिफिकेशन हुआ था तो उस समय जो स्टेट थी आंध्र प्रदेश की तो बनी हुई थी और मीन्स उस समय तक ये रहेगी जब तक उसे अल्टर नहीं किया जाता, रिपील नहीं किया जाता, अमेंड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कहा कि इस एस्पेक्ट को हाई कोर्ट ने स्किप कर दिया था और जो अब यहाँ पर कहा कि जो भी लॉज बने होते हैं वो अनडिवाइडेड स्टेट के वो दोनों स्टेटों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यहाँ पे स्किप कर दिया था कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो थे कि वो फर्स्ट अपील के अंदर अक्यूज थे और वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में काम करते थे और दूसरे जो रिस्पोंडेंट हैं वो अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट पे काम करते थे और वो पहले जो थे वो कर्नूल में काम करते थे, दूसरे घंटाकल जो जगह है डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे। लेकिन जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे वो सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हुए थे जो कि सेंट्रल एक्ट है। अब इसको माइंड में रखते हुए और अब कोर्ट ने कहा हम इन चैलेंजेस को कंसिडर करेंगे जो इम्पियन जजमेंट के अंदर थी। अब कहा कि बेशक कोई भी प्लेस पे पोस्टेड हो, अब फैक्चुअल पोजीशन ये बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज हैं, अगर वो कोई सीरियस ऑफेंस करते हैं प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत जो कि एक सेंट्रल एक्ट है, तो क्वेश्चन ये है ऐसे सर्कमस्टांसेस पे सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एम्प्लॉय जो है वो पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरी पे काम कर रहा है, तो ऐसे में एफआईआर जो रजिस्टर करती है सीबीआई जो कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है अंडर सेंट्रल एक्ट, और ऐसे में जो कंसेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट की भी आवश्यकता है कि नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ये सेट क्वेश्चन सेज नो
इस कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई लीगल इज नो लॉन्गर ए लीगल कॉन्क्रीट इन द व्यूज ऑफ डिसीजन जो आए हुए थे कंवल तनूज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड फर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस जो सेक्शंस थे यहाँ पर जजमेंट को यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया है और दोनों जजमेंट्स को, और दोनों जजमेंट का इन्फ्लुएंसेस निकालने के बाद यहाँ पर कहा कि जो रेजोल्यूशन जो आया था वो आया था 1 अप्रैल 1963 में, जो कि बताता था कि क्या फंक्शन है सीबीआई के, जो जिसमें पब्लिक सर्वेंट जो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो खुद इन्वॉल्व होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ होते हैं या अनदर पर्सन। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जो कंटेंशन थी फर्स्ट रिस्पोंडेंट की कि जो कंटेंशन रेज की गई थी इम्पियन जजमेंट में वो वहाँ पर कहा ये सस्टेनेबल नहीं है, और कि ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जो इम्पियन जजमेंट थी और एफआईआर थी जो उनको परसू करने के बाद उसको अगर क्वैश किया गया वो सस्टेनेबल नहीं है, और अपील्स थी इसलिए अलाउ कर दी थी, और जो मींस जो केसेस थे उसको वापस रिस्टोर कर दिया जो क्रिमिनल केसेस थे, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की थी अपील थी उसको अलाउ कर दिया। ये जजमेंट आई थी 2 जनवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।